हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 जिसमें हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। वो सेंटेंसेस जिसमें हम इफ देन का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। व्हाई इट इज कंडीशनल? बिकॉज हमने यहां पर यूज किया है इफ देन का। नाउ इफ के बाद जो आएगा जो सेंटेंस उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो फॉलो करेगा उसे बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सो यू वर्क हार्ड, यहां पर ये एंटीसीडेंट है, यू विल पास ये क्या है? कॉन्सिक्वेंट। अब हम इसका कन्वर्स लिखना चाहते हैं तो कन्वर्स में क्या होता है? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट अपने प्लेसेस इंटरचेंज कर लेते हैं। इफ यू विल पास देन यू वर्क हार्ड। सो अब यहां पर ये दोनों उल्टे हो गए, इंटरचेंज हो गए। ये बन गया एंटीसीडेंट और जो एंटीसीडेंट था वो बन गया कॉन्सिक्वेंट, तो इसे हम बोलते हैं कन्वर्स। लाइक इफ पी देन क्यू, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो इसका कन्वर्स क्या होगा? इफ क्यू देन पी। स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया कंडीशनल में क्या आता है? इफ देन। इफ के बाद कंडीशन दी होती है, अगर ऐसा हुआ तो देन क्या होगा? अगर तुम वर्क हार्ड करोगे देन तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? यू विल पास। If this pandemic will get over, then the school will get reopen. अगर ये पेंडेमिक खत्म हुआ तब, पेंडेमिक खत्म होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? स्कूल क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे। तो अब यहां देखते हैं स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। सिंपल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे हमें चेंज करके हमें इसमें क्या ऐड करना है? इफ देन। ओके, so opposite angles of a parallelogram are congruent. so जो पहले चीज दी हुई है ये कंडीशन है और जो बाद वाला है उसको हम क्या मानते हैं? रिजल्ट। ये कंडीशन एंटीसीडेंट और ये कॉन्सिक्वेंट मतलब रिजल्ट। तो क्या लिखेंगे यहां पर? कैसे लिखेंगे? इफ पैरेललोग्राम, इफ इट इज अ पैरेललोग्राम, क्या? इफ quadrilateral is a parallelogram। अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये कंडीशन हो गई, तो इसका क्या रिजल्ट होगा? देन। तो देन क्या होगा? देन अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब ऐसे देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये रेक्टेंगल क्या है? इट इज गिवन। और कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट मतलब ये रिजल्ट। तो इसको एंटीसीडेंट के जैसा यूज करेंगे और रिजल्ट को यूज करेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो क्या लिखेंगे? इफ क्वाड्रिलेटरल is a rectangle, if quadrilateral is a rectangle तो क्या होगा? then में क्या रिजल्ट आएगा? the diagonals, then its diagonals कैसी हो जाएंगी? are congruent। थर्ड पर आते हैं। In an isosceles triangle, the segment joining the vertex and midpoint of base is perpendicular to the base. In an isosceles triangle, so what is this? Antecedent। ये कंडीशन हमें दी हुई है कि अगर ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसेलेस। देन तो क्या होगा? midpoint base is perpendicular। ये क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंट। तो कैसे लिखेंगे? इफ
triangle is an isosceles triangle. अगर ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसलेस. रेक्टेंगल के केस में हमने लिखा था क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम के केस में लिखा था क्वाड्रिलेटरल. तो अगर ट्राइंगल कैसा होगा? आइसोसलेस. देन हम कॉन्सिक्वेंट लिखेंगे. क्या लिखेंगे? देन द सेगमेंट joining the vertex and midpoint of base is perpendicular to base. स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने प्रॉब्लम सेट का 7th क्वेश्चन लिया है, जिसमें हमें इफ देन की फॉर्म में ही लिखना है. तो फर्स्ट, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर. रोम्बस यहां पर एंटीसीडेंट की जैसे यूज करेंगे एंड इट इज अ स्क्वायर मींस कॉन्सिक्वेंट. सो क्या लिखेंगे? रोम्बस मतलब 4 साइडेड फिगर. सो इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस होगा तो देन क्या रिजल्ट होगा? इट इज अ स्क्वायर मींस रोम्बस इज अ स्क्वायर. सेकेंड देखते हैं, एंगल इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री. एंगल इन लीनियर पेयर क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट. सप्लीमेंट्री वाला क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंट. तो कैसे लिखेंगे? इफ एंगल्स आर इन लीनियर पेयर, अगर एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर में होंगे, देन तो क्या होगा? देन एंगल्स आर, एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री. समझ में आना शुरू हुआ ना थोड़ा थोड़ा. अब यहां देखो, ट्राइंगल इज अ फिगर फॉर्म बाय 3 सेगमेंट्स. 3 सेगमेंट मतलब कॉन्सिक्वेंट. और ये ट्राइंगल क्या हो गया? एंटीसीडेंट. तो क्या लिखेंगे? इफ फिगर इज अ ट्राइंगल, अगर कोई फिगर ट्राइंगल की शेप में है तो क्या हो जाएगा? देन इट हैज कितनी सेगमेंट्स होंगी? 3 सेगमेंट्स. A triangle is a figure formed by 3 segments. So if figure is a triangle, then figure has how many segments? 3 segments. 4 देखते हैं, a number having only 2 divisor. ये क्या हो गया? एंटीसीडेंट. इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. ये क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंट. तो क्या लिखेंगे? इफ a number having only 2 divisor, okay, then के बाद क्या लिखेंगे? then the number is called, क्या बोलेंगे? a prime number. सो स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्स वाला पार्ट है, राइट द कन्वर्स ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट. सेकेंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में जो दिया है वो डिफिकल्ट दिया है. तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट में से लिए हैं. प्रॉब्लम सेट का 8th है ये. ओके, कन्वर्स लिखना है. कन्वर्स में बता चुकी हूं, इफ पी देन क्यू. इफ के बाद एंटीसीडेंट, देन के बाद कॉन्सिक्वेंट. तो कन्वर्स में हम लिखते हैं इफ सी देन ए. तो जरा ध्यान से देखो, इफ के बाद लिखा है सम ऑफ नंबर इज 180. सो ये है एंटीसीडेंट. देन के बाद जो लिखा है वो है कॉन्सिक्वेंट. तो इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे? इफ कन्वर्स लिखने जा रहे हैं. ओके, अब बहुत इजी है. इफ के बाद क्या लिख दे? इफ फिगर इज ट्राइंगल, देन के बाद क्या लिखेंगे? सम ऑफ measures of angles in figure is 180. सब कुछ क्वेश्चन में से लिखना है. बस हमें तो ध्यान में रखना है कि if के बाद जो भी आया, अब वो किसके बाद आएगा? then के बाद. और then के बाद जो भी लिखा है वो किसके बाद लिखेंगे? if के बाद. सेम यहां पर भी करेंगे. if sum of measure of 2 angle is 180, then they are complement to each other. तो ये है
कॉन्सिक्वेंट, ये है एंटीसीडेंट। तो कन्वर्स बोलो जल्दी। यस, तुम्हें बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। इफ क्या दे मतलब क्या है यहां पर? एंगल्स। इफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ओके, इफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, देन के बाद क्या आएगा? सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम है। इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, एंटीसीडेंट, ये क्या है? कॉन्सिक्वेंट। यू हैव टू राइट, तुम्हारे लिए छोड़ रही हूं। इफ के बाद क्या लिखेंगे? लिख ही देते हैं, चलो। नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन के बाद क्या आएगा? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 में से सेकेंड क्वेश्चन, जो मैंने बताया डिफिकल्ट है, बट इतने सब करने के बाद समझ में आएगा। आते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन। तो अब मुझे यहां बताओ, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, नाउ व्हाट इज दिस? ये जो मैंने ब्लू से मार्क करा है, ये पूरा क्या है? एंटीसीडेंट, क्योंकि ये इफ के बाद आया है, ओके। और ये जो देन के बाद आया है, द लाइंस आर पैरेलल, ये क्या है? इट इज कॉन्सिक्वेंट। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका कन्वर्स लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? इफ क्यू पहले लिखना है, पी बाद में, मतलब कॉन्सिक्वेंट पहले आएगा, एंटीसीडेंट अब देन के बाद आएगा। तो हम लिखेंगे इफ द लाइंस आर पैरेलल, इफ द लाइंस आर पैरेलल, देन के बाद क्या आएगा? एंटीसीडेंट। देन अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय a transversal of two lines are supplementary। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, और अब हम इसका कन्वर्स लिखेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सेकेंड वन इजी था, उसमें इफ देन दिया था, तो हमें क्लियरली समझ में आता था कि इफ के बाद वाला एंटीसीडेंट, क्यू के बाद वाला कॉन्सिक्वेंट, और हमें उनकी पोजीशन चेंज करनी है। अब यहां पर थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इफ देन का यूज नहीं किया। द ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें एक बार, दो बार, तीन बार रीड करके पहचानना है कि यहां पर एंटीसीडेंट क्या होगा। पहला वाला केस, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये जो दो लाइन पैरेलल है और इनके ट्रांसवर्सल से जो ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे, ये ऑल्टरनेट एंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो पैरेलल लाइंस क्या हो गई? एंटीसीडेंट, और ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंट। तो इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे? इफ ऑल्टरनेट, इसका उल्टा क्या होगा? लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब इसका उल्टा बोलो, कन्वर्स बोलो। अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये एंगल्स इक्वल है, तो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल। अब ये पैरेलल वाला पार्ट बाद में आएगा और कॉन्ग्रुएंट वाला पार्ट ऊपर आएगा। तो क्या लिखेंगे? इफ ऑल्टरनेट एंगल्स formed by two lines, यहां पर पैरेलल वर्ड नहीं आएगा, two lines and their transversal are congruent। अब अगर एंगल कैसे होंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। देन तो क्या होगा? अगर लाइन पैरेलल्स तो एंगल इक्वल। इसका उल्टा, अगर एंगल इक्वल है
तो देन लाइंस आर पैरेलल। ओके, पार्ट पे द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो व्हाट इज एंटीसीडेंट रेक्टेंगल? ओके, ये पहले दिया है, कॉन्ग्रुएंट क्या दिया है बाद में, और बात किसकी कर रहे हैं? डायगोनल। सो रेक्टेंगल क्या हो गया? एंटीसीडेंट। डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंट। तो अब इसका कन्वर्स कैसे लिखेंगे? इफ देन का यूज करना है। तो इफ द डायगोनल्स, अब यहां पर क्या है? क्वाड्रिलेटरल। इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, देन तो क्या होगा? देन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। फिर से समझो, यहां पर द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इसमें इफ देन नहीं है स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट में, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर मैं इसको इफ देन में लिखती हूं तो मैं कैसे लिखूंगी? इफ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है देन तो क्या होगा? द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो उसकी डायगोनल्स कैसी होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब इसका उल्टा क्या होगा? इफ द डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? देन इट इज अ रेक्टेंगल। इस लेक्चर में हमने कंप्लीट करी प्रैक्टिस सेट 1.3 विद problem set also to make the concept clear to you. Hope you enjoyed this lecture. Keep watching and keep learning.